हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन हमारी बोर्ड एग्जाम में पहुंचा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक अप्रीमेय संख्या है। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था कि इसकी हम लैंग्वेज कैसे लिखें। उस लैंग्वेज को मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रीमेय संख्या है। तो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे कल्पना। क्या कल्पना करेंगे, ध्यान से समझना। माना √3 यहाँ अप्रीमेय संख्या है, इसको हम √3 को प्रीमेय संख्या मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √3 जब प्रीमेय संख्या होगी तो प्रीमेय संख्या को अपन कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे p एंड q सह-अभाज्य संख्याएं होंगी। सह-अभाज्य संख्याएं हैं। अब काफी सारे बच्चों को सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती है इसका मतलब नहीं पता होगा, तो समझा रहा हूँ। p और q ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तभी हम उन संख्याओं को सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल देके के बताता हूँ। जैसे 9 और 10, इन दोनों के अंदर तुम देखोगे तो एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, सह-अभाज्य संख्याएं होंगी। एक पेयर और बता दूं, 13 और 17। तो ऐसी हमने p और q को सह-अभाज्य संख्याएं मान लिया है। तो क्या लिखूंगा अब मैं, √3 बराबर p/q आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो वर्ग, तो इधर √3 का वर्ग आ जाएगा इक्वल टू p/q का क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो √3 का वर्ग 3 आएगा इक्वल टू p का वर्ग p² / q² आ जाएगा। ओके। अब क्या करूंगा, इस q² को यहाँ ले जाऊंगा, 3 को यहाँ ले आऊंगा। तो यहाँ पे q² इक्वल टू क्या आ जाएगा, p²/3 आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसको क्या कह दूंगा, समीकरण नंबर 1 कह दूंगा। अब समझो अच्छे से। हम जानते हैं, क्या जानते हो, यदि p² किससे विभाजित है, 3 से। p² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तब p भी 3 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। क्या इसका मतलब आपको समझ में आया? नहीं, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो p² यानी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 9 का स्क्वायर ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 9 का स्क्वायर। वो किससे विभाजित है, 3 से। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यानी 81 को 3 से भाग कर पाओगे, यानी विभाजित है। तो क्या ये 9 भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो मैंने ये लिखा है कि इस p² को मैं 3 से विभाजित कर पाता हूँ। तो p को, यानी जब मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो p बचेगा, उसको भी किससे विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे। अब ध्यान से समझो, जब p को हम 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, उसको हम कितना मान लेते हैं, n मान लेते हैं। माना p में अगर हम 3 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, n मिलेगा। तो यहाँ से मैं p का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3n आ जाएगा। और ये p का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। q² बराबर p की जगह कितना रख दूंगा, 3n का होल स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो q² इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, n² डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3। तो 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स,
3 टाइम्स, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और एन स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इस क्यू स्क्वायर को किससे भाग कर देंगे 3 से, बराबर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें सेम जो अभी हमने स्टेटमेंट लिखा वही स्टेटमेंट हमें फिर से लिखना है। तो यहाँ लिख रहा हूं, यदि ये स्टेटमेंट अपन इसके बाद लिखेंगे, यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तब क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब Q भी 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि Q को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक अलग M जिसको माना यानी M मिल जाएगा। जब हमने P को 3 से विभाजित किया था तब तो हमें N मिला था, और जब Q को हमने 3 से विभाजित किया तब हमें कितना मिला M मिला। तो यहाँ से Q का मान कितना आ जाएगा 3M। मुझे Q का मान कितना मिला 3M मिला। अब देखो P बटा Q बराबर, तो P का मान हमने कितना निकाला 3N, Q का मान हमने कितना निकाला 3M निकाला। तो अतः अतः इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको n के साथ गुना में 3 है, यहाँ m के साथ गुना में 3 है, यानी p का भी एक गुणनखंड 3 है और q का भी एक गुणनखंड 3 है। अतः हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये त्रुटिपूर्ण कल्पना अपन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में P और Q को सह-अभाज्य संख्या ही माना था, और वहां पे मैंने बताया था कि सह-अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिला, तो हमने जो कल्पना की थी उससे हमें ये रिजल्ट क्या मिला, गलत मिला। इसलिए हम कह रहे हैं कि अतः हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, कि हमने जो कल्पना की थी वो गलत की थी। हमने क्या कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। √3 परिमेय संख्या नहीं सिद्ध हुआ, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब आपके पास बोर्ड एग्जाम में अगर √3 को एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन मिले, या √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का क्वेश्चन मिले, तो जितना प्रोसेस मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखाया है, आपको कंप्लीट ऐसा का ऐसा आपको छापना होगा। तो आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी स्टूडेंट को डाउट रह गया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको बेसिक मैथ्स का और कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।